नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न जेनेटिक प्रणाली है। तो जेनेटिक प्रणाली है वो एक विकासात्मक विधि है। जेनेटिक प्रणाली क्या है? विकासात्मक विधि है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में क्या कहा? तो व्यक्तित्व लक्षण हमारे व्यवहार का प्रमुख व्यवहार है। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में क्या कहा? तो व्यक्तित्व लक्षण हमारे व्यवहार का प्रमुख व्यवहार है। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी? तो J.S. प्लांट के द्वारा लिखी गई है। व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये J.S. प्लांट के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो आनुवंशिक प्रभाव। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक कौन है? आनुवंशिक प्रभाव है वो व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? देखिए पीयूष ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है। एड्रिनल ग्रंथि भी करती है, थायराइड ग्रंथि भी करती है। पीनियल ग्रंथि है वो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है वह सिद्धांत कौन सा है? तो वह सिद्धांत है सूझ का सिद्धांत। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है उस सिद्धांत का नाम क्या है? सूझ का सिद्धांत है। अगले प्रश्न की बात करें कि सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? थार्नडाइक के द्वारा की गई है। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? थार्नडाइक ने की थी। अगले प्रश्न की बात करें कि क्रमबद्ध अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत है। क्रमबद्ध अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत है। अगले प्रश्न की बात करें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो थार्नडाइक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? थार्नडाइक है। अगले प्रश्न की बात करें कि कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? देखिए ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक ये 3 क्षेत्र शामिल है। मनोदेहिक क्षेत्र शामिल नहीं है। किसके वर्गीकरण में? ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक वर्गीकरण शामिल है लेकिन मनोदेहिक वर्गीकरण शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि डिसलेलिया क्या है? डिसलेलिया बोलने में कठिनाई। डिसलेलिया क्या है? बोलने में कठिनाई है। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। और डिसग्राफिया क्या है? लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहा जाता है। डिसकैलकुलिया क्या है? गणना करने में समस्या को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। और डिस्प्रेक्सिया किसको कहते हैं? गति कौशल संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। डिस्फेंसिया किसको कहते हैं? निबंध लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्फेंसिया कहा जाता है। और डिसमनेरिया किसको कहते हैं? मानसिक कष्ट से संबंधित कोई भी समस्या है उसको डिसमनेरिया कहा जाता है। डिसकॉन्फिडेंट किसको कहते हैं? विश्वास संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसकॉन्फिडेंट कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 6 अवस्थाएं बताई है। अगले प्रश्न की बात करें कि अतार्किक चिंतन की अवस्था है 2 से 7 वर्ष है। अतार्किक चिंतन की अवस्था क्या है? 2 से 7 वर्ष की आयु है वो अतार्किक चिंतन की अवस्था है। अगले प्रश्न की बात करें कि बालक जिस अवस्था में वर्गीकरण समानता भिन्नता बता सकता है वह है तो 7 से 12 वर्ष। बालक जिस अवस्था में
वर्गीकरण, समानता, भिन्नता बता सकता है उसे, वह आयु वर्ष कौन सा है? 7 से 12 वर्ष है। कौन सा आयु वर्ग है? 7 से 12।